नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हमारी व्याकरण की जो दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम और इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं। कल मैंने आपकी जो कल की क्लास हुई थी उसके अंदर भाषा के 3 प्रकार बताए थे। उनमें से सबसे कठिन भाषा कौन सी है और सबसे सरल भाषा कौन सी है, इनके बारे में पूछा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सरल भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है। सबसे सरल भाषा का रूप देवे तो हम मौखिक भाषा को सबसे सरल भाषा कह सकते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा का मतलब है कि जो भी हम किसी को कोई बात कहते हैं, स्पष्ट रूप से उसको बात कहते हैं, वो बात हमारी उसके आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए मौखिक भाषा को ही हम सरल भाषा कहते हैं। यानी कि हम किसी को कोई बात बोलते हैं, यानी कि इधर आना, तो वो इधर आएगा, यानी कि वो बात स्पष्ट उसके समझ में आ जाएगी। इसलिए मौखिक भाषा सरल भाषा होती है। और कठिन भाषा, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है। क्यों? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते, यानी कि संकेत निश्चित नहीं होते। यानी कि हम अलग अलग उदाहरण से लेते हैं कि जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जैसे हमें आनंद की अनुभूति होती है तो हम वहाँ पर ताली बजाते हैं, यानी कि हमें उस प्रोग्राम को देखकर जो भी आनंद मिलता है उसके बाद हम ताली बजाते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं कि हम रास्ते में चल रहे थे और रास्ते में कोई भी आश्चर्यजनक चीज़, यानी कि जो हमें पहले नहीं देखी ऐसी चीज़, वह चीज़ हमें दिखाई देती है तो हमें हमारे हाथ से अचानक ताली बज जाती है। तीसरा उदाहरण, यानी कि हमें शाम को खेलने जाना है। आवाज़ देकर दोस्त को बुला नहीं सकते क्योंकि घर पर पिताजी हैं, तो हम दोस्त को बोलेंगे कि मैं जैसे ही 2 ताली बजाऊंगा तुम घर से बाहर आ जाना खेलने के लिए। तो हम जैसे 2 ताली बजाते हैं हमारा दोस्त घर से बाहर आ जाता है खेलने के लिए। इसलिए संकेत निश्चित नहीं होती, इसलिए सांकेतिक भाषा कठिन भाषा होती है। अब सरल भाषा तो मौखिक भाषा होगी, कठिन भाषा सांकेतिक भाषा होगी, तो इस लिखित भाषा का क्या रोल है? ये कैसी है? ये सरल भी है और कठिन भी। सरल उन व्यक्तियों के लिए जो इनका ज्ञान रखते हैं और कठिन उन व्यक्तियों के लिए जो इनका ज्ञान नहीं रखते। यानी कि जो हिंदी को पढ़ते हैं और लिखते हैं उनके लिए हिंदी भाषा सरल है, लेकिन जो हिंदी को पढ़ते नहीं है, यानी कि जो उर्दू इंग्लिश जो अलग भाषा को पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी कठिन है। इस प्रकार से जो भी भाषा है, जो जिस भाषा को पढ़ता है उसके लिए वो भाषा सरल है, और जिससे वो ज्ञान नहीं रखता उसके लिए वो भाषा कठिन है। इस प्रकार से सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा और सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा। अब देखते हैं हिंदी को हम 3 दृष्टिकोण से देखेंगे। पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण, तीसरा राजनीतिक दृष्टिकोण। सबसे पहले यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी कि हमारा हिंदी का इतिहास अब तक कैसा रहा, हिंदी कैसे है, कहाँ से निकल कर आई हिंदी। ये तो है नहीं कि हिंदी अब भाई हिंदी काफ़ी सालों से है, लेकिन ये किस भाषा से निकल कर आई। देखते हैं सबसे पहले संस्कृत का नाम लेते हैं मूल भाषा, यानी कि मूल भाषा का जहाँ भी नाम आता है, आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया कि मूल भाषा क्या है, कौन सी है मूल भाषा, वहाँ पर नाम आना चाहिए संस्कृत का। सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत। हमारी जननी सबसे पहली कौन सी है? संस्कृत। हर भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ, इसलिए इस भाषा को मूल भाषा या जननी कहते हैं। संस्कृत के 2 रूप थे। पहला रूप था वैदिक, दूसरा था लौकिक। संस्कृत के कितने रूप थे? 2 रूप। पहला था लौकिक, दूसरा था वैदिक। अब जो वैदिक संस्कृत थी उसके अंदर जो धर्मग्रंथ लिखे गए, एक था वेद, दूसरा उपनिषद, तीसरा पुराण, ये लिखे गए। और जो लौकिक भाषा थी उसके अंदर रामायण महाभारत, ये 2 लिखे गए थे। अब ये वैदिक संस्कृत थी, ये आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि ये भाषा, ये जो वैदिक संस्कृत थी ये कठिन थी। कठिन होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाई। यानी कि जो चीज़ हमें कठिन लगती है उसको हम नहीं करते, और जो हमारे लिए सरल होती है उसको आगे ले चलते हैं। इसलिए जो वैदिक संस्कृत थी वो वहीं पर हो गई, और जो लौकिक संस्कृत थी उसका प्रचार प्रसार होता चला गया। लौकिक के अंदर 2 धर्मग्रंथ लिखे गए, जैसे एक तो रामायण, एक महाभारत। लौकिक संस्कृत के बाद आई थी पाली भाषा। पाली भाषा जब आई थी उस समय बौद्ध धर्म था, यानी कि पाली भाषा सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को प्रभावित करने वाली भाषा थी। पाली
भाषा बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली भाषा थी। बौद्ध धर्म के 3 धर्म ग्रंथ थे, 3 धर्म ग्रंथ, उनका नाम त्रिपिटक यानी कि त्रिपिटक जिसे बोलते हैं। वो 3 धर्म ग्रंथ कौन थे? एक तो अभिधम, एक विनय और एक सूत पिटक, 3 नाम था। अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक ये था। इस पाली भाषा के बाद आई प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा जब सामने आई तो सबसे ज़्यादा कौन से धर्म को प्रभावित करती थी? जैन धर्म को। जैन धर्म का ग्रंथ का क्या नाम था? आगम। क्या नाम था? आगम। फिर प्राकृतिक भाषा, ये जो प्राकृतिक भाषा है इसके बाद कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा यानी अपभ्रंश भाषा, ये भाषा आई। जैसे अपभ्रंश भाषा के रूप बिगड़ने लगे, उनसे एक नई भाषा बनी जो शौरसेनी अपभ्रंश कहलाई। क्या कहलाई? शौरसेनी अपभ्रंश। रूप कैसे बिगड़ा? यानी कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये रामेश्वर है, रामेश्वर। जैसे इस भाषा का रूप बिगड़ना शुरू हुआ तो ये रामेश्वर बना बेटे, यानी कि उसका रूप चेंज हो गया। इस तरह से जैसे अपभ्रंश का रूप चेंज हुआ तो शौरसेनी अपभ्रंश भाषा बन गई और इस शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी का विकास हुआ। हिंदी का विकास विक्रम संवत 1050 माना जाता है। कितना? 1050। हिंदी कब आई? 1050 के अंदर। अब हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण देख लिया, अब देखते हैं दूसरा भौगोलिक, यानी कि इनका भूगोल किस था, यानी कि ये कहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे भारत के अंदर बात करें, हम भारत के अंदर इसकी बात करें तो ये मध्य भाग में बोली जाती है। भारत के ज़्यादातर मध्य भाग के अंदर बोली जाती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार, यानी कि जो गंगा यमुना का मध्य का भाग है ना, कि यहाँ पर ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है हमारे देश के अंदर। इस तरह से यहाँ से हम पूर्व की बात करें, वहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। जैसे राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान, छत्तीसगढ़, ये भी हो रहा है, इनके अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। और फिर इसके बाद आता है संवैधानिक दृष्टिकोण, यानी राजनीतिक। हमारा संविधान के अंदर इस हिंदी भाषा का क्या रोल है, मतलब संविधान के अंदर इसका क्या रोल है। संविधान की अनुसूची 8 है, उसके अंदर 22 भाषा का उल्लेख है। संविधान की अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषा का उल्लेख है, जिसके अंदर एक हमारी हिंदी भी शामिल है। क्या? अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषा है, उसके अंदर एक हमारी हिंदी को भी शामिल किया गया। अब राजभाषा भाग 17, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में, यानी 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। उसके अंदर हिंदी की भी चर्चा की गई। अब ये राजभाषा क्या है? ये क्या पारिभाषिक शब्द, हम 3-4 पारिभाषिक शब्द है उसके बारे में बताएंगे। जैसे बोली, एक भाषा, एक मातृभाषा, एक राजभाषा और एक राष्ट्रभाषा। ये क्या है? बोली और भाषा, इसमें एक समानता, ये अभिव्यक्ति यानी विचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, यानी कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। और बोली भी उसे कहते हैं। बोली का क्षेत्र होता है, यानी इन दोनों का क्षेत्र इसका कम होता है, इसका ज़्यादा या व्यापक। विचार अभिव्यक्ति का माध्यम जिसका क्षेत्र सीमित हो उसे बोली बोलते हैं, और जिसका क्षेत्र व्यापक हो वो भाषा का रूप ले लेती है। अब मातृभाषा क्या होती है? हमारी माता के मुख से, यानी हमको जन्म देने वाली जननी के मुख से सीखने वाली भाषा ही मातृभाषा है। ये भाषा हम परिवार से, समाज से, यानी इस भाषा का असर परिवार से, समाज से ही पड़ता है मातृभाषा का, और सबसे सम्मानजनक भाषा मातृभाषा। अब आगे राजभाषा। राजभाषा क्या है? हमारे देश या राज्य का मतलब है देश है, हमारे देश के कामकाज की भाषा,
यानी संवैधानिक, यानी राजकार्य की जो भी भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा अधिकांश क्षेत्र में, यानी किसी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर अधिकांश क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। यानी हमारे भारत के अंदर, मतलब भारत के 70-75% से ऊपर बोले जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि एक देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हो गए, आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण समझ में आ गया, भौगोलिक आ गया, संवैधानिक आ गया। हमारा आज की इस क्लास का मतलब था कि हम वर्ण विचार तक चले जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हम अब शुरू करते हैं व्याकरण, यानी कि हमें अभी यही हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय चल रहा है, ये बेसिक परिचय, थोड़ा बहुत और है, उसके बाद हम वर्ण विचार शुरू कर देंगे। पहले देखो व्याकरण, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक तो होता है संधि विच्छेद, और एक होता है शाब्दिक विच्छेद। संधि विच्छेद संधि के अंदर आता है, और शाब्दिक विच्छेद होता है शब्दकोश, साहित्यकोश के उपयोग और पद्धतियों के अंदर। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या है? वी प्लस आ प्लस करण, यानी कि भली भांति जाना, किसी चीज को भली भांति जाना। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक पुस्तक है, एक विधा है, एक ग्रंथ है, एक रचना है, एक कृति है, एक संस्करण है, एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? एक पुस्तक, एक विधा है, एक ग्रंथ है, एक रचना, एक कृति है, एक संस्करण है। व्याकरण के अलग अलग ये रूप है, यानी कि हम इन्हें व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा को शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखना, शुद्ध प्रयोग करना का ज्ञान प्रदान करती है। क्या करती है? व्याकरण क्या करती है हमें? व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा को शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखना, शुद्ध प्रयोग, यानी 3 काम करती है। उच्चारण, दूसरा लेखन, तीसरा है प्रयोग। इन 3 चीजों का जो ज्ञान कराती है उसे पुस्तक कह दो, विधा कह दो, ग्रंथ कह दो, रचना कह दो, कृति कह दो, संस्करण कह दो, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार से आज हमारा हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय पूरा होता है। ये आपको बेसिक जो जानकारी है हिंदी भाषा व व्याकरण की आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को 3-4 से बार देखना, आसानी से यह समझ में आ जाएगा। जो कल हमारी क्लास आएगी, कल हमारी क्लास इस व्याकरण को लेकर आएगी। व्याकरण को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। कल हम वर्ण की चर्चा करेंगे, यानी कि कल हम वर्ण विचार को लेकर आएंगे और अगली क्लास वर्ण विचार से ही शुरू होगी। जिसने ये तीनों भाग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, जिसने इनको तीनों को कवर कर लिया, उस पर व्याकरण पर उसका अधिकार आराम से हो जाएगा। उसके लिए व्याकरण सरल हो जाएगी। कल की वीडियो हम वर्ण विचार को लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार भी देखना, अपने दोस्तों को भी भेजना। हम आपके लिए अब से लगातार हिंदी व्याकरण की क्लासें लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।